नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN की खास पेशकश खास बात। मैं हूं शेख अहमद अली। बाबरी मस्जिद मामले में वही हुआ जिसकी तवक्को थी, और तवक्को भी क्या हो सकती थी। बात ना ही इंसाफ की है और ना ही खातियों की है, बल्कि बात दरअसल ये है कि जिन्होंने कार सेवा की थी वो आज गैर समाजी अनासिर बन गए। बड़े बड़े सूरमा जिन्होंने इन्हदामी कार्रवाई पर कई मरतबा अवामी जलसों में ऐलानात किए, उनकी नफ़ी कर दी गई। उन्हें तो रोकने वाले करार दिया गया। सबूत की कमी की बुनियाद पर उन कायदीन को बेकसूर करार दे दिया गया। इससे ज़्यादा की तवक्को भी नहीं थी, क्योंकि फिर वही बात, वही किस्सा पुराना निकला। हाकिम वक्त से मुंसिफ का याराना निकला। 28 साल कबल मुल्क भर से कार सेवकों को अयोध्या में जमा करने के लिए मुल्क भर में रथ यात्रा निकालने वाले अडवाणी को इमारत मुनज़्ज़म करने के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया, बल्कि उन्हें इन्हदाम को रोकने वाला करार दिया गया। इसी तरह दीगर मुलजिमीन को भी इस मामले में बरी कर दिया गया। जबकि एक और बुजुर्ग कायद जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो शीला नियाज के लिए कार सेवकों को ज़मीन के बराबर कहने की हिदायत देते रहे। उनकी हिदायत पर अमल हुआ और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। ना कोई मुकदमा और ना ही कोई सुनवाई। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कारनामे बाकी है। मुरली मनोहर जोशी, LK अडवाणी, उमा भारती और दीगर कायदीन तो अपनी तमाम सियासी ज़िंदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत का क्रेडिट लेते रहे। MLA, MP, वज़ीर और ना जाने क्या क्या बनते रहे। तमाम सियासी फ़ायदे उठाए, कई आला ओहदे हासिल किए, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त और सब कुछ कमाया। लेकिन उन कायदीन की बात मानने वाले और कार सेवा के नाम पर इनेदाम करने वाले आज गैर समाजी अनासिर कहलाए गए। उन्हें क्या मिला? क्या वो समाज में गैर समाजी अनासिर का नाम अपने लिए पसंद करेंगे? ना ही अब वो इसका क्रेडिट ले सकेंगे और ना ही इनकार कर सकेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाई कोर्ट से रुजू होने की बात की है, जबकि इससे क्या नताइज हासिल होंगे ये कहना दुश्वार है। आज ये वाजे हो गया है कि इंसाफ का किस तरह और किस सतह पर मजाक बनाया जा सकता है। एक जमहूरी मुल्क के लिए ये एक संगीन सूरत हाल है। ना किसी ने भड़काया, ना किसी ने उकसाया, ना ही किसी की साजिश थी और ना ही किसी तरह की रिहर्सल की गई। लेकिन एक कदीम इमारत देखते देखते ज़मीन बोस हो गई। फिर आखिर ये काम किसका था? इस पर हमेशा सवालिया निशान रहेगा। इस दौरान भोपाल की MP और दहशतगर्दी के मामले में जेल की सज़ा काटने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बरमला इजहार किया कि वो मस्जिद के निज़ाम में हिस्सा ले चुकी है। उन्होंने अप्रैल 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान यह बयान दिया था। ठीक उसी तरह हर वो लीडर जो इस कार सेवा में शामिल था क्रेडिट लेता रहा और सियासी फायदे उठाता रहा। लेकिन 30 सितंबर 2020 को ये सब गलत साबित कर दिया गया। लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। तो अब क्या लगता है कि क्यों, चूंकि इतना लंबा चला, इतनी लंबी हियरिंग हुई, सब कुछ, उसके बाद आज ये कह देना कि वहाँ पर इनका कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। देखिए, ये तो आप पूरा देश ने देखा है। जो लोग भी 1992 में थे वो वहाँ से लेके आज तक सब जानते हैं कि 8 लोगों को ना प्रोसिक्यूट किया गया था, इसलिए कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। और उनके भाषणों में ये जुमले दर्जनों लोगों ने कहे, मीडिया के दर्जनों लोगों ने और IPS अफसरान ने, कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो, इसी तरीके के बहुत से जुमले। और बार बार वे लोग भड़का रहे थे, ये सब के बयान में आया। उसके बाद भी कोर्ट कहता है कि एविडेंस नहीं, जबकि 2 गवाह काफ़ी होते हैं कि मर्डर के आदमी को भी सज़ा देने के लिए। और यहाँ तो दर्जनों गवाह हैं और सब इंडिपेंडेंट हैं। ये IPS ऑफिसर्स जो IG रैंक पे पोस्टेड हैं या जो कमांडेंट CRPF होकर रिटायर हुए हैं, ये लोग क्या कोई पार्टीजन है? क्या कोई मुसलमानों हैं? क्या पक्षधर है? इनकी गवाही किस बुनियाद पे कोर्ट ने रिजेक्ट की? तो जजमेंट पढ़ने से पता चलेगा कैसे रिजेक्ट कर सकते थे। और फिर मीडिया के जितने लोग हैं सब हाईली प्लेस्ड हैं, रिपोर्टर से लेके फोटोग्राफर तक, बड़े बड़े जर्नल्स के रिपोर्टर्स, बड़े बड़े मैगजीन्स के करस्पॉन्डेंट्स जो एडिटर तक की स्टेज पे पहुंच चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं। इन सब ने एविडेंस दी, पर्सनल नॉलेज से खुद देखा इन्होंने जो, तो उसके बाद भी कोर्ट कह रहा है कि एविडेंस नहीं। क्या कर सकते हैं? कि ये मॉब का वो था जिसमें अरे भाई,
आजकल एक नौजवान लड़की की मुबैना अस्मत रेजी और उसकी मुश्तबा मौत का मसला मकामी मीडिया में छाया हुआ है। फिर इसका असर हैदराबाद, मज़ाफ़ात और रियासत के दीगर शहरों में भी देखा गया। कुछ मकामी लोगों ने इस मामले को सोशल मीडिया पर खूब उछाला और लड़की के अफराद ख़ानदान को इंसाफ दिलाने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस हंगामे के नतीजे में अच्छी बात यह हुई कि मधु यादव नामी TRS कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर निर्भया के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। साफ तौर पर यह मालूम होता है कि इस मामले में मुलजिम मधु ने गरीब और ज़रूरतमंद लड़की का इस्तेहसाल किया और मौत के घाट उतार दिया। पहले मुलजिम ने लड़की की मौत को खुदकशी करार देने की कोशिश की, लेकिन लड़की की बहन की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और मधु यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े ने शहर के मज़ाफ़ात में पेश आए दिशा अस्मत रेजी के वाक़े की याद ताज़ा कर दी। अवाम का मुतालबा है कि मुलजिम मधु यादव को भी दिशा खातियों की ही तरह सज़ा दी जाए। तहकीकात के बाद जो होगा सो होगा, लेकिन इस वाक़े ने एक ऐसी हकीकत को दोबारा सामने लाया है जो अक्सर लोग जानते हैं। पुराने शहर के अवाम इस तरह के हालात को और भी अच्छी तरह जानते हैं। मामला ये था कि मकतूल लड़की एक गरीब घराने से थी। उसकी माँ उसके बाप ने साथ छोड़ दिया था। उसकी माँ फौत हो चुकी थी। लड़की अपनी बहन के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए काम करना शुरू किया। इस दौरान मधु यादव ने घर में काम दिया, लेकिन मुबैना तौर पर वो लड़की का इस्तेसाल करता रहा। ये वाक़या आंखें खोलने वाला है। हुकूमत की तमाम स्कीमें धरी की धरी रह जाती हैं। ज़ईफ़, अकेली ख़वातीन, मुताल्लिक़ा ख़वातीन को भी पेंशन का इंतज़ाम है, लेकिन इस्तेसाल को रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं। समाज में यतीम, गरीब और बेयारो मददगार अफराद के लिए क्या काम हो रहा है? कितनी तंजीमें इस तरह का काम करने का दम भरती हैं? कुछ काम करती भी हैं या सिर्फ दावे हैं? इस तरह के वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए हुकूमत और समाजी तंजीमें क्या लाहे अमल तैयार करती हैं? बैतुल माल, ज़कात फ़ंड और दीगर रफ़ाही काम कहाँ तक महदूद हैं? दही इलाक़ों में और छोटे शहरों में इस तरह के काम की नौइयत क्या है? शहर के उम्रा, असर रखने वाली शख्सियतें और सियासतदान क्या करते हैं? वो इस काम में कितने संजीदा हैं? आज मोइनाबाद का ये वाक़या कोई नया और अनोखा हरगिज़ नहीं है। फाइनेंसरों और सूदी कारोबार करने वाले अफराद की जानिब से कितनी ही लड़कियों और ख़वातीन का इस्तेसाल हो रहा है, ये सब जानते हैं। पुराने शहर में फाइनेंसरों की हरासानियों से तंग आकर कई अफराद ने खुदकशी की। मोइनाबाद ऐसी जगह है जहां शहर के कई उम्रा के फार्म हाउस हैं। वो उनके लिए कुछ घंटों की राहत का सामान फराहम करते हैं, लेकिन वहीं करीब में कई गरीब और नादार लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी बेबस हैं। मुसीबत में किसी की मदद कर देना ही कमाल नहीं, बल्कि मुसीबत में घिरने से बचाना ही ज़्यादा सही होता है। कहने को शहर में और शहर के मज़ाफ़ात में सैकड़ों मदरसे, इमदादी इदारे, रिफाही तंजीमें और मजहबी ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में फाइनेंसरों का जुल्म जारी है, ख़वातीन का इस्तेहसाल जारी है, क़त्ल खून और इस्तेहसाल जारी है। हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो किसी भी फ़र्द को इस्तेहसाल से बचाने के लिए इंतज़ाम करे। किसी भी तरह के इस्तेहसाल को रोकने के इक़दाम किए जाएँ। एक मिसाली रियासत उसी वक्त होगी जब कमज़ोर तरीन फ़र्द भी किसी दूसरे के इस्तेहसाल से महफूज रहेगा। उम्मीद करते हैं कि मोइनाबाद वाक़े में लड़की को इंसाफ मिलेगा और हुकूमत इस तरह के वाक़यात को रोकने के मौसर इक़दाम करेगी। तेलंगाना का नया रेवेन्यू कानून आवाम को मालिकाना हुकूक फराहम करने और इंतज़ामिया को बदउनवानी से पाक बनाने के लिए लाया गया है। हुकूमत का ये दावा कहाँ तक दुरुस्त है, इसका अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ़ है, गरीब हो या मुतवस्सित तबका या फिर दौलतमंद अफराद के लिए यह कानून मालिकाना हुकूक फराहम करने में मददगार साबित होगा। आवाम को मालिकाना हुकूक फराहम करने की फ़ीस आवाम से वसूल करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे LRS स्कीम की। इस स्कीम के तहत गैर मजाज अराजियात को बाकायदा बनाने की सहूलत फराहम की गई है। 2015 में अराजियात को बाकायदा बनाने का प्रोग्राम किया गया था, जिसके बाद उन अराजियात से खुली अराजी टैक्स वसूल किया जा रहा था। हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक 25 लाख खाली अराजियात अभी मौजूद हैं, जिसको बाकायदा बनाया जाएगा और इससे भी खाली अराजी टैक्स वसूल किया जाएगा। LRS स्कीम के ऐलान के बाद से अब तक ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, कॉरपोरेशन से अब तक जुमला 6,03,361 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इससे हुकूमत को अब तक 61 करोड़ 30 लाख रुपए हासिल हुए हैं। अराजियात को बाकायदा बनाने के बाद उन अराजियात से VLT टैक्स और बाकायदा बनाने की फ़ीस हासिल करेगी। हुकूमत ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि जब तक VLT टैक्स अदा करने तक अराजी को बाकायदा न बनाया जाए। हुकूमत
मनसूबा बनाया है। इसके बाद हुकूमत ने अब गैर ज़रई अराजियात के प्रॉपर्टी टैक्स हासिल करने के जायदाद को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक रियासत में 61 लाख मकानात और इमारतें हैं जिसका प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है। हुकूमत के ज़राए के मुताबिक 10 लाख मकानात ऐसे हैं जिनसे प्रॉपर्टी टैक्स हासिल नहीं हो रहा है। इसको नज़र में रखते हुए हुकूमत ने तमाम जायदादों को ऑनलाइन करने का फैसला किया है ताकि उनसे भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा सके। जो जायदाद असेसमेंट में नहीं है उनका असेसमेंट करते हुए मकान नंबर अलॉट करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इसके लिए 15 अक्टूबर डेडलाइन मुकर्रर की गई है। धरानी पोर्टल का आगाज़ दशहरा त्यौहार से करने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है। उसी दिन से रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ होगा। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि हुकूमत एक तरफ आवाम को मालिकाना हुकूक फराहम करते हुए उसके मालिक होने की कीमत वसूल कर रही है। कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत माशी बहरान से दो चार है। माली हालत के सुधार के लिए मीठी छुरी से आवाम का गला काटा जा रहा है। हुकूमत ने एक तीर से दो निशाने लगाते हुए आवाम से हमदर्दी पसे पर्दा हुकूमत अपने खजाने को भरने की पूरी तरह से मनसूबाबंदी कर ली है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदप्पा इलाके के बिलगाड़ी में मुबैना तौर पर इज्तिमाई आबरूरेज़ी का शिकार हुई लड़की की मौत के बाद पुलिस और जिले इंतजामिया का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। दिल्ली से लाश लाने के बाद पुलिस ने इसको कुंबे को नहीं सौंपा और रस्म रिवाज अदा किए बगैर ही मुतासिरा की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। पुलिस और इंतजामिया के इस रवैये से अहले खाना और मकामी लोगों में ज़बरदस्त गम और गुस्सा है। इतना ही नहीं, मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया गया और बदसलूकी की गई। इससे पहले जब लाश गांव पहुंची तो इसको अहले खाना के सुपुर्द नहीं किया गया, जिसके बाद अहले खाना ने एम्बुलेंस के सामने लेटकर गम और गुस्से का इजहार किया। इस दौरान एसडीएम पर अहले खाना के साथ बदसलूकी करने का भी इल्ज़ाम लगा और बादजाम पुलिस और मकामी लोगों में झड़प भी हो गई। दरअसल अहले खाना रात में लाश की आखिरी रसूम अदा करना नहीं चाहते थे, जबकि पुलिस फ़ौरन आखिरी रसूम अदा करवाना चाहती थी। इसके बाद आधी रात को तकरीबन 2:30 बजे अहले खाना की गैर मौजूदगी में मुतासिरा की आखिरी रसूम अदा कर दी गई। लाश का चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। मुतासिरा के चचा ने बताया कि पुलिस दबाव बना रही थी कि लाश की आखिरी रसूम अदा की जाए, जबकि बेटी के माँ बाप और भाई कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। वो लोग दिल्ली में हैं और वो अभी नहीं पहुँचे हैं। रात में आखिरी रसूम अदा ना करने के अहले खाना के इंतज़ार करने की बात कहने पर पुलिस ने कहा कि अगर नहीं करोगे तो हम खुद कर देंगे। मुतासिरा लड़की की मौत के बाद सभी सियासी पार्टियों ने जमकर हुकूमत पर निशाना साधा। भीम आर्मी ने तो सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचकर मुजाहरा शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने भी योगी हुकूमत पर हमला बोला। इस दरमियान रियासत के कई अजला में लोगों ने मुतासिरा की हिमायत में कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की फरियाद की। उधर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज और मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए आईजी पीयूष मोडिया ने बताया कि मेडिकल जांच में आबरूरेज़ी की तस्दीक नहीं हुई है। साथ ही ट्विटर पर मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए पुलिस ने कहा कि ना तो जबान काटी गई थी और ना ही रीढ़ की हड्डी टूटी थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ हाथरस के मामले पर बात की। इस लड़की पर उसके गांव में 4 अफराद ने हमला किया था और वह जख्मों की ताप ना लाकर दिल्ली के एक अस्पताल में चल बसी। वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर आला से कहा कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपने एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस मामले में मुलविस 4 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तेज़ी से मुकदमे की समाअत करने वाली अदालत में इन मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथरस में एक लड़की के साथ इज्तिमाई असमत दरी के वाक़यात और इससे जुड़े हक़ाइक़ को दबाने को लेकर ज़्यादती और संगीन जराइम बताते हुए रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने चारशंबे को एक जारी बयान में कहा कि हिंदुस्तान की एक लड़की का रेप और कत्ल किया जाता है, हक़ाइक़ छुपाए जाते हैं और आखिर में इसके अहले खाना से आखिरी रसूमात का हक़ भी छीन लिया जाता है। ये बात नागवार और नाइंसाफ़ी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि रात को 2:30 बजे अहले खाना गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की मुतासिरा के जिस्म को उत्तर प्रदेश की इंतज़ामिया ने जबरन जला दिया। जब वो जिंदा थी तब सरकार ने उसे सिक्योरिटी नहीं दी। जब इस पर हमला हुआ तो सरकार ने वक्त पर इलाज नहीं कराया। मुतासिरा के मरने के बाद सरकार ने अहले खाना से बेटी की आखिरी रसूमात का हक़ भी छीना और मुतवफ़िया को सम्मान तक नहीं दिया। हादसा 14 तारीख को हुआ।
आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फ़ोन के इंतज़ार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फ़ोन करने के बाद आपने SIT जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? देखिए, ये हादसा 14 तारीख को हुआ। मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला जी किशन रेड्डी ने चीन के लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बारे में बयान को हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा कि उन बयानों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बता दें कि चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग विनबेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि चीन हिंदुस्तान के गैर कानूनी तरीके से बनाई जाने वाली लद्दाख यूनियन टेरिटरी को तस्लीम नहीं करता। किशन रेड्डी ने चीन के इस बयान के रद्द-ए-अमल में नामा निगारों को बताया कि चीन के वजीर खारजा ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के खिलाफ बयान दिया कि वो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तस्लीम नहीं करते। ये हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मैं अवाम की तरफ से इस बयान की मजम्मत करता हूँ। लेह लद्दाख के जनता का डिमांड था लेह लद्दाख को यूटी बनाने के लिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेह लद्दाख का जनता का आकांक्षा को देखते हुए इसको यूटी बनाया। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद आज चाइना के फॉरेन मिनिस्टर लेह लद्दाख को यूटी बनाने के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। हम लद्दाख को यूटी के नाते, सेपरेट स्टेट के नाते हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ऐसा चाइना ने स्टेटमेंट दिया है। यह बहुत गलत है। ये पूरा भारत का आंतरिक विषय है। भारत का आंतरिक विषय का ऊपर चाइना इंटरवेन होना, मैं बहुत तो भारत के जनता के ओर से मैं खंडन करता हूं। मैं सभी लेह लद्दाख के जनता से अनुरोध करता हूं, चाइना का स्टेटमेंट को खंडन करें। चाइना का स्टेटमेंट के खिलाफ एकजुट होकर आक्रामक रूप से नरेंद्र मोदी जी के पीछे ठहरे, क्योंकि ये लद्दाख का जनता का गौरव का विषय है। ये लद्दाख का जनता का आकांक्षा विषय है। इतने दिन के बाद उनको यूटी मिला, विकास का रास्ता पर चल पड़ा। ऐसे समय पे चाइना इंटरव्यू होकर गलत रूप से स्टेटमेंट देना। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वबा की वजह से ताखीर से मुनक़िद हो रहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के प्रीलिम्स इम्तहानात को 4 अक्टूबर से मजीद आगे बढ़ाने से चारशंबे को इनकार कर दिया। जस्टिस AM खानोलकर की सदारत वाली बेंच ने कमीशन की जानिब से दी गई दलीलों पर एतमाद का इजहार करते हुए UPSC के प्री इम्तहानात के 20 उम्मीदवारों की जानिब से दायर अजरदारी खारिज कर दी। कमीशन ने दलील दी थी कि अब इम्तहानात मुलतवी करने का असर अगले साल के इम्तहानात पर भी पड़ेगा, क्योंकि उन इम्तहानात के इनेकाद की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब अगर इसे मज़ीद मुलतवी किया गया
तो कमीशन को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। कमीशन की जानिब से कहा गया कि इम्तिहानात के दौरान उम्मीदवारों की सेहत से मुतालिक सभी मुनासिब तरीके अपनाए गए हैं। बेंच ने कहा कि हाल के दिनों में मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तिहानात कामयाबी के साथ इनेकाद होना इस बात का सबूत है कि उन इम्तिहानात के इनेकाद में मरकज़ी वजारत दाखिला की मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार यानी SOP का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया। अदालत ने हालांकि ये वाज़ेह किया है कि कोरोना से मुतासिर उम्मीदवारों को किसी भी हाल में इम्तिहानात मराकिज़ में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इससे दूसरे उम्मीदवारों तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस मुतासरीन का आंकड़ा आज रात 9 बजे तक 3,39,30,256 हो गया। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2,52,14,551 से ज़्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10,14,214 हो चुका है। ये आंकड़े worldometers.info के मुताबिक है। इसी बीच वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने मंगल की रात जारी बयान में कहा कि थीम पार्क में कम लोगों के आने की वजह से उसके बिजनेस पर संगीन असर हुआ है। कंपनी के मुताबिक वो 28,000 मुलाजिमीन की छटनी करेगा। वहीं फ्रांस में इन्फेक्शन की दूसरी लहर में मामले फिर तेजी से बढ़े हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 80,472 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 62 लाख से तजावुज़ कर गई है। ताहम इसी अरसे के दौरान 86,000 से ज़्यादा मुतासरीन जानलेवा कोरोना वायरस से शिफायाब हुए हैं, जिससे एक्टिव केसेस 7,000 से ज़्यादा कम हुए हैं। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से चारशंबे के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद अब 62,25,764 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 86,428 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 51,87,826 हो गई है। मुतासरा अफराद के मुकाबले में सेहतमंद अफराद की तादाद ज़्यादा होने की वजह से एक्टिव केसेस की तादाद 7,135 कम हो गई है और ये मजमूई तादाद अब 9,40,441 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1,179 मरीजों की मौत से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 97,497 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 15.11% है, जबकि फर्टेलिटी रेट यानी अमवात की शरह 1.57% है और शिफायाब होने वालों की शरह रिकवरी रेट 83.33% है। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में 2,103 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 1,91,386 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,127 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.58% है, जबकि मुल्क सतह पर अमवात की शरह 1.56% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 55,359 मुआयने किए गए, ताहम 975 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 29,96,001 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 298 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िले मेडचल मलकाजगिरी में 176, ज़िले रंगारेड्डी में 172, नलगुंडा ज़िले में 141 और करीमनगर ज़िले में 103 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया नए मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए एक ऐसी किट की मंजूरी दी है, जिससे कुछ ही मिनटों में इसका टेस्ट किया जा सकता है। इसकी कीमत $5 है। अगर हम हिंदुस्तानी रुपए में इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये 400 रुपये से भी कम है। ये जानकारी WHO के डायरेक्टर जनरल माह के अंदर इस तरह की तकरीबन 12 करोड़ टेस्ट किट्स तैयार की जाएंगी। ये टेस्टिंग किट्स को पार्टनर तंजीमों के इश्तराक से तैयार किया गया है। ये किट्स 133 ममालिक में दस्तयाब की जाएंगी। WHO का कहना है कि इन किट्स से कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में टेस्ट का दायरेकार बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में गैब्रियासिस ने कहा कि कोविड-19 के अब तक जो मामला सामने आ चुके हैं, उसके पेश नज़र कई ममालिक में टेस्टों की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुल्क कोरोना वैक्सीन बनाने से सिर्फ चंद हफ्तों के फासले पर है और जल्द ही ये वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। ट्रंप ने मंगल को सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ पहली सदारती बहस यानी प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ये बात कही। उन्होंने एक गुफ्तगू के दौरान कहा कि अब हम कोरोना वैक्सीन से सिर्फ चंद हफ्तों के फासले पर हैं। इसके जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि मैं उन पर यकीन नहीं करता। अमेरिका में जानलेवा कोरोना वायरस से 2,05,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में इस मुहलिक तरीन वबा ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है और अब तक 71 लाख से ज़्यादा अफराद इस वबा की जद में आ चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,05,895 हो गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 71 लाख से तजावुज़ कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने आर्मीनिया और आज़रबैजान के माबीन जारी खूनेज़ झड़प पर शदीद तशवीश का इजहार किया और दोनों ममालिक से फौरी तौर पर जंगबंदी पर अमल दरामद और मुज़ाकरा शुरू करने की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा में नाइजीरिया के सफ़ीर अब्दो बारी ने मंगल को जारी एक बयान में इतला दी। इससे कबल निगोरोनो खाराबाग खित्ते में आर्मीनिया और आज़रबैजान के माबीन शुरू होने वाली पुरतशद्दुद तनाज़े पर तबादला ख्याल के लिए सलामती काउंसिल के बंद दरवाज़ों के अंदर एक मीटिंग हुई थी। बयान के मुताबिक सलामती काउंसिल के मेंबरान ने निगोरोनो खाराबाग खित्ते में लाइन ऑफ कनेक्ट पर दोनों ममालिक की जानिब से बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सलामती काउंसिल के मेंबरान ने आर्मीनिया और आज़रबैजान से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील की हिमायत की, जिसमें सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि वो इस खित्ते में फौरी तौर पर जंगबंदी पर अमल दरामद करें और बग़ैर किसी ताख़ीर के मुज़ाकरात का आगाज़ करें। इस खूनी झड़प में लोगों की हलाकत पर सलामती काउंसिल ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। आखिर में एक अहम खबर, मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कोरोना वबा के सबब मुल्क भर में गुज़िश्ता मार्च से नाफिज किए गए लॉकडाउन के बाद मुख्तलिफ सरगर्मियों को दोबारा से शुरू करने के सिलसिले में 5वें मरहले की रहनुमायाना हिदायत आज जारी कर दी है, जिनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थिएटर को निस्फ गुंजाइश यानी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। तालीमी इदारों को 15 अक्टूबर के बाद खोलने का फैसला रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों पर छोड़ दिया गया। रहनुमायाना खतूत में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुल्क भर के कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक नाफिज रहेगा। नए रहनुमायाना खतूत जुमेरात से नाफिजुल अमल होंगे। 5वें मरहले में कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में पहले के अलावा कई दीगर सरगर्मियों को शुरू करने की इजाज़त दी गई है। ये गाइडलाइंस रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों और मुतालिका मरकज़ी वज़ारतों नेज़ महकमों के मशवरों से तैयार किए गए हैं। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।